हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे बीए फर्स्ट सेमेस्टर की ज्योग्राफी और इसमें हम लोग जो है 5वीं यूनिट पढ़ रहे थे। कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर टॉपिक हमारा चल रहा था। हिंदी में इसको बोलते हैं वायुमंडल की संरचना और संगठन। स्ट्रक्चर का मतलब होता है संरचना और संगठन का मतलब होता है कंपोजिशन। तो इसमें हम लोगों ने कई सारे टॉपिक्स पढ़ लिए हैं, जैसे संगठन क्या होता है, गैसें क्या होती हैं, कौन कौन सी गैसें होती हैं, उनकी क्या इंपॉर्टेंस है, या फिर जलवाष्प, एरोसॉल, ये सारी चीज़ें क्या हैं, इनके बारे में हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा है। फिर मैंने आपको संरचना के बारे में पढ़ाना शुरू किया था, तो क्षोभ मंडल हमने पढ़ लिया है, यानी हमने आपको पढ़ा दिया है। उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया था समताप मंडल, फिर उसके बाद मध्य मंडल, यानी क्षोभ मंडल, समताप मंडल और मध्य मंडल, ये 3 मंडल आप लोगों ने पढ़ लिए हैं। अब मध्य मंडल के ऊपर आता है ताप मंडल, जिसको 2 भागों में बांटते हैं, आयन मंडल और बहिर्मंडल। तो इसको भी हम लोग पढ़ लेते हैं और ये अंतिम वीडियो होगी, यानी कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, ये जो टॉपिक है 5वीं यूनिट का, इसका ये अंतिम लेक्चर होगा, अंतिम पार्ट होगा। ताप मंडल हम लोग को आज पढ़ना है। थर्मोस्फीयर, मध्य सीमा से ठीक ऊपर स्थित वायुमंडल के भाग को तापमंडल कहते हैं। यानी कि जो मध्य मंडल था उसके ऊपर स्थित है तापमंडल। ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान में तीव्र गति से वृद्धि होती है। बहुत ही विशेष चीज़ याद रखिए, तापमंडल इसको क्यों कहा गया है, क्योंकि इसमें ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान में वृद्धि होती है। कम वायुमंडलीय घनत्व के कारण वायुदाब निम्न होता है। क्योंकि जितनी भी गैसें होती हैं उनकी सघनता नीचे पाई जाती है, नीचे की परतों में सघन होती हैं, उनका घनत्व अधिक होता है। लेकिन जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो वायु का दबाव कम हो जाता है, इसलिए यहाँ पे वायुदाब कम होता है, न्यूनतम होता है। तापमंडल की विशिष्टताओं के आधार पर इसको 2 भागों में विभाजित किया गया, मैंने आपको बताया था शुरू में ही। तो इसके अंतर्गत 2 परतें आती हैं, आयन मंडल और आयतन मंडल, ये इसी को बहिर्मंडल कहते हैं। तो आयन मंडल और बहिर्मंडल, आयनोस्फीयर, एक्सोस्फीयर। अब सबसे पहले हम लोग आयन मंडल की बात करते हैं। मध्य मंडल के ऊपर आयन मंडल का विस्तार समुद्र तल से 80 किलोमीटर से लेकर 640 किलोमीटर के मध्य पाया जाता है। यानी 80 किलोमीटर तक तो मध्य मंडल पाया जाता है, उसके ऊपर से आयन मंडल शुरू हो जाता है। और ये किसका पार्ट है, ये ताप मंडल का भाग है, और ये 640 किलोमीटर तक पाया जाता है। 80 किलोमीटर से लेकर के 640 किलोमीटर की ऊंचाई तक आयन मंडल पाया जाता है। वैसे कई मानक स्रोतों में इसका विस्तार 400 किलोमीटर भी माना जाता है, लेकिन आप 640 याद रखिए। आयन मंडल में आयनों अर्थात विद्युत आवेशित कणों की प्रधानता है, इसलिए इसको आयन मंडल कहते हैं। और आयन मंडल रेडियो तरंगों को पृथ्वी पर परावर्तित करके संचार व्यवस्था को सुगम बनाता है, संभव बनाता है। तो आयन मंडल में विद्युत आवेशित कण होते हैं, धनात्मक कण, ऋणात्मक कण ये होते हैं। तो जैसे हम लोग टीवी देखते हैं या रेडियो चलता है या जो भी सैटेलाइट वगैरह होती हैं, वो सब इसी मंडल में स्थापित की जाती हैं। उन्हीं से हम लोग टीवी वगैरह देख पाते हैं, रेडियो देख पाते हैं, दूरदर्शन का मज़ा ले पाते हैं, नेटवर्क वगैरह सब कुछ आयन मंडल से ही आता है। इस मंडल में ऊंचाई के साथ साथ कई परतों का विकास होता है। अब ये जो आयन मंडल है इसको भी कई परतों में बांट दिया गया है। इसको चाहें तो आप थोड़ा सा देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे डी परत, इसका विस्तार 80 से 99 किलोमीटर के मध्य है। यहाँ पर कम आवृत्ति वाली तरंगों का परावर्तन होता है। न्यून आवृत्ति मतलब कम आवृत्ति वाली तरंगों का परावर्तन करती हैं डी परत, परंतु उच्च एवं मध्यम आवृत्ति वाली रेडियो तरंगों के सिग्नल को अवशोषित कर लेती हैं। यह परत सौरिक विकिरण से संबंधित है, इसलिए सूर्यास्त के साथ ही लुप्त हो जाता है। यानी जब तक सूर्य निकला रहेगा तब तक ये परत काम करेगी, इसका अस्तित्व रहेगा। जैसे ही सूर्य अस्त होता है ये परत गायब हो जाती है। तो ये भी आयन मंडल का ही भाग है। फिर 99 किलोमीटर से लेकर 150 किलोमीटर के ऊपर जो है वो ई परत है। इस परत को केनली हेविसाइड परत भी कहते हैं। तो आयन मंडल का ही एक भाग है केनली हेविसाइड परत।
इसका विस्तार यहाँ देख लीजिए 99 से 150 किलोमीटर। यह परत मध्यम एवं उच्च आवृत्ति वाले रेडियो तरंगों का परावर्तन करती है। तो इसके पहले जो डी परत मैंने बताया था उसको कहा था वो न्यून आवृत्ति वाले तरंगों रेडियो तरंगों का परावर्तन करती है, और ये मध्यम तथा उच्च आवृत्ति वाले तरंगों का परावर्तन करती है। इस परत का निर्माण सौरिक परावैंगनी फोटॉन का नाइट्रोजन व ऑक्सीजन अणुओं के साथ अभिक्रिया करने से होता है। ध्यान दीजिए, जब रेडियो यानी कि जब परावैंगनी किरणें जो होती हैं, फोटॉन जो होता है, परावैंगनी किरणों की बात हो रही है, तो उनका जब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के अणुओं के साथ क्रिया होता है, अभिक्रिया होता है, रिएक्शन होता है, तब ये परत बनती है, ई परत। और इसको जो है सूर्यास्त के साथ ये भी लुप्त हो जाती है। फिर यफ परत, इस परत का निर्माण 2 उपपरतों से हुआ है, F1 F2। इसको एप्लीटन परत भी कहा जाता है। इसका विस्तार 150 से 380 किलोमीटर के मध्य पाया जाता है। यह परत मध्यम तथा उच्च आवृत्ति वाली रेडियो तरंगों को पृथ्वी की ओर परावर्तित कर देता है। यानी जो ऊपर ई परत का काम था वही काम इसका भी होता है। फिर जी परत, जी परत क्या होता है? इसका विस्तार 400 किलोमीटर के ऊपर पाया जाता है, लगभग 640 किलोमीटर की ऊंचाई तक। अब हम लोग दूसरी मंडल की बात करते हैं। मैंने बताया था तापमंडल के 2 भाग हैं, एक आयन मंडल जो हम लोगों ने पढ़ लिया, और आयन मंडल के भी कई भाग थे उसको भी हम लोगों ने पढ़ लिया। अब दूसरा था बहिर्मंडल। तापमंडल के 2 पार्ट थे, आयन मंडल वो हम लोगों ने पढ़ लिया। अब दूसरा जो है बहिर्मंडल, इसको पढ़ने वाले हैं। यह मंडल वायुमंडल का सबसे ऊपरी संस्तर है, मतलब सबसे ऊपरी पार्ट है। वायुमंडल का सबसे ऊपर वाला भाग है बहिर्मंडल, जिसका विस्तार आयन मंडल से ऊपर वायुमंडलीय भाग में है। यहाँ पर वायु का घनत्व अत्यंत कम हो जाता है, यानी वायु बहुत कम पाई जाती है, बहुत कम वायु पाई जाती है, जिसके कारण यह निहारिका जैसा प्रतीत होने लगता है। निहारिका आपने सुना होगा, नेबुला। ये मैंने शुरू के जब मैं पार्ट पढ़ा रहा था ज्योग्राफी के, जैसे पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ, तो उसमें मैंने कई सारी परिकल्पनाएं पढ़ाई थी, ग्रहों का निर्माण कैसे हुआ, इन सारी चीज़ों के बारे में बता रहा था। तो वहाँ पे हम लोगों ने एक निहारिका परिकल्पना भी पढ़ा था। तो निहारिका जैसा ये लगता है कि यहाँ पर तापमान लगभग 5000 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर हो जाता है, लेकिन इसको महसूस नहीं किया जा सकता। महसूस क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ऊपर जाएंगे तो आप जल जाएंगे। आयन मंडल के ऊपर वाले वायुमंडल को बाह्य वायुमंडल भी कहा जाता है, बहिर्वायुमंडल, बाह्य वायुमंडल दोनों कहा जाता है। इसके अंतर्गत आयतन मंडल एवं चुंबक मंडल को शामिल किया जाता है। इस मंडल में आप देखिए कुछ चीज़ें याद रखनी है आपको। इस मंडल में यानी बहिर्मंडल में वॉन अलेन रेडिएशन बेल्ट की उपस्थिति होती है, जिसमें पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड द्वारा पकड़े गए आवेशित कण पाए जाते हैं। इस मंडल में अरोरा ऑस्ट्रालिस तथा अरोरा बोरियालिस जैसी परिघटनाएं घटित होती हैं, जो एक प्रकार के सौरिक तूफान से निष्कासित इलेक्ट्रॉन तरंग होती हैं। तो ये नाम याद रखिएगा, अरोरा ऑस्ट्रालिस तथा अरोरा बोरियालिस जैसी घटनाएं घटित होती। कहने का मतलब कुछ चीज़ें इसमें ये एक प्रकार की चमक होती है। ये जो अरोरा ऑस्ट्रालिस और अरोरा बोरियालिस होती हैं, ये एक प्रकार की चमक होती हैं जो हमें दिखाई देती है सौरिक तूफान से निष्कासित इलेक्ट्रॉन तरंग द्वारा। आयतन मंडल के पश्चात वायुमंडल सुदूर अंतरिक्ष में विलीन हो जाता है। तो ये जो आयतन मंडल है इसी को बहिर्मंडल कहते हैं। इसके बाद जो है अंतरिक्ष वाला सिस्टम चालू हो जाता है। फिर उसके बाद कल्पना नहीं की गई। वैसे मैंने शुरू में बताया था कि अगर कुछ तथ्य देखें तो लगभग 29,000 किलोमीटर तक वायुमंडल माना जाता है, लेकिन वास्तविक वायुमंडल देखें तो 640 किलोमीटर तक माना जाता है। उसके बाद वायुमंडल लगभग समाप्त हो जाता है। तो अभी तक हम लोग ताप के आधार पर पढ़ रहे थे कि वायुमंडल के कितने प्रकार हैं, कितनी परतें हैं। मैंने बताया था 2 आधार पर बांटा गया है मंडलों को। तो एक आधार पर हम लोगों ने देख लिया, यानी ताप के आधार पर कितने प्रकार के मंडल हैं हम लोगों ने देख लिया, जिसमें क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल और
फिर आयन मंडल और आयतन मंडल यानी बहिर्मंडल हम लोगों ने देखा। अब हम लोग रासायनिक विशेषता के आधार पर देखते हैं। तो दो प्रकार के मंडल पाए जाएंगे, सममंडल, विषम मंडल। ये रासायनिक विशेषता के आधार पर है। जैसे सममंडल क्या है? होमोस्फीयर, यह निचले वायुमंडल को प्रदर्शित करता है। सागर तल से इसकी ऊंचाई 90 किलोमीटर तक है। ये सममंडल है। इस मंडल को सममंडल कहने का मुख्य आधार यह है कि सभी गैसों का अनुपात प्रायः एक जैसा होता है, यानी सभी गैसें एक समान मात्रा में पाई जाती हैं। मानवीय क्रियाकलापों द्वारा सममंडल सर्वाधिक प्रभावित हुआ है, क्योंकि वायुमंडलीय गैसों के अनुपात में परिवर्तन हो रहा है। पहले क्या होता था, मतलब सममंडल को अगर देखा जाए आदर्श रूप में, वास्तविक रूप में देखा जाए तो सममंडल उसे ही कहते हैं जिसमें सभी गैसें समान अनुपात में पाई जाएं, बराबर मात्रा में पाई जाए। लेकिन मानवीय हस्तक्षेप के द्वारा गैसों में परिवर्तन हो रहा है, यानी कोई गैस बढ़ रही है तो कोई घट रही है। समताप मंडल को 3 भागों में बांटा जाता है: क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल। ये हम लोगों ने पढ़ ही लिया है। दूसरा है विषम मंडल, हेट्रोस्फीयर। इसका विस्तार लगभग 10,000 किलोमीटर तक है। इस मंडल की विभिन्न परतों के मध्य रासायनिक तथा भौतिक गुणों में अंतर पाया जाता है, जिस कारण इसको विषम मंडल कहते हैं। इसकी 4 परतें हैं। आणविक नाइट्रोजन परत 900 से 200 किलोमीटर, इसमें नाइट्रोजन अणुओं की प्रधानता होती है। फिर आणविक ऑक्सीजन परत 200 से 1100 किलोमीटर की ऊंचाई तक, इसमें ऑक्सीजन अणुओं की प्रधानता होती है। फिर हीलियम परत, तो इसमें हीलियम अणुओं की प्रधानता होती है 1100 से 3500 किलोमीटर की ऊंचाई तक। फिर आणविक हाइड्रोजन परत, इसमें हाइड्रोजन अणुओं की प्रधानता होती है। ये 3500 किलोमीटर के ऊपर पाई जाती है। तो ये सम और विषम मंडल हो गया, जो कि रासायनिक और भौतिक गुणों के आधार पर बांटा गया था। अब कुछ अन्य चीज़ें देख लेते हैं जो कि महत्वपूर्ण हैं। जैसे हरे पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में वायुमंडल में विशुद्ध ऑक्सीजन विमुक्त करते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, इसमें क्या करते हैं, हरे पेड़ पौधे जो होते हैं वो सूर्य का प्रकाश ग्रहण करके, जल ग्रहण करके, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करके और खनिज पदार्थ ग्रहण करके जैविक पदार्थों का निर्माण करते हैं और ऑक्सीजन मुक्त करते हैं। उसी ऑक्सीजन को हम लोग ग्रहण करते हैं। तो वायुमंडल अलग अलग घनत्व तथा तापमान वाली विभिन्न परतों का बना होता है। पृथ्वी के सतह के पास घनत्व अधिक होगा, ये चीज़ याद रखिए। जैसे जैसे पृथ्वी से ऊंचाई पर जाएंगे घनत्व कम होता जाएगा। समताप मंडल के निचले भाग में सभी ऊंचाइयों पर तापमान समान रहता है और इसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसमें ओजोन परत द्वारा परावैंगनिक किरणों के अवशोषण के कारण तापमान में वृद्धि होती है। सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ ली हैं। बहिर्मंडल की वायु में हाइड्रोजन तथा हीलियम गैसों की प्रधानता होती है, यानी सबसे ऊपर जो वायुमंडल का पार्ट होता है, जो परत होता है, उसमें हाइड्रोजन और हीलियम गैसों की प्रधानता होती है। यहाँ N2, O2, हीलियम, He हीलियम और H2 की अलग अलग परतें होती हैं। आयन मंडल में आयनिक कणों की प्रचुरता के कारण यह पृथ्वी की उल्काओं इत्यादि जो इस परत में नष्ट हो जाते हैं पिंडों से सुरक्षित रखती है। ध्रुवीय ज्योति का संबंध आयन मंडल से है। तो ये जो आपका पूरा का पूरा एटमॉस्फेयर का स्ट्रक्चर या फिर उसका जो आप कह सकते हैं कंपोजिशन है, ये वाला टॉपिक हम लोगों ने कवर कर लिया और ये 5वीं यूनिट का एक टॉपिक था। अब इसमें 1-2 टॉपिक और हैं 5वीं यूनिट में, उसको भी हम लोग पढ़ेंगे। थोड़े अलग टॉपिक हैं, इसी से रिलेटेड हैं लेकिन थोड़े अलग हैं, तो उसको हम लोग पढ़ेंगे अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।